पिछले भाग में हमने 40 क्वेश्चन यहाँ पर विज्ञान विषय के कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 41, 41 से आगे बढ़ते हैं और यह आपका पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है, गोवा के मैदानों में छोटे छोटे पौधे और पेड़ किस रंग की मिट्टी में उग रहे थे। यहाँ पर यह प्रश्न आईएमपी है, तो जिन क्वेश्चनों को मैं आईएमपी लगा रहा हूँ आप अपनी बुक के अंदर भी उन्हें आईएमपी लगा लीजिए। गोवा के मैदानों में छोटे छोटे पौधे और पेड़ किस रंग की पट्टी में उग रहे थे, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न नंबर 42, मेरी ट्रेन जब पहाड़ क्रॉस करने लगी तब अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया और ट्रेन की बत्तियां जलने लगी या जल पड़ी। मेरी ट्रेन कहां से निकल रही थी। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपकी ट्रेन किसी सुरंग के अंदर से गुजरे। सुरंग से अर्थ है कि मान लीजिए ऐसा कोई पहाड़ है और इस पहाड़ के अंदर यहाँ पर एक रास्ता बना दिया गया है, तो इस पहाड़ के अंदर जो रास्ता बना होगा उसे हम कहेंगे यहाँ पर सुरंग। ठीक है, और इस सुरंग के अंदर से जब रेलगाड़ी गुजरेगी तब उसे क्या करना होगा? ट्रेन की बत्तियां जलानी होगी, रेलगाड़ी की बत्तियां जलेगी और तब जाकर वहां ड्राइवर को ट्रेन के दिखाई देगा। तो वहां पर चूंकि अंधेरा होता है इस कारण से बत्तियां जलानी पड़ती है और ऐसी स्थिति निर्मित होती है सुरंग के अंदर से। और नदी के अंदर से ट्रेन नहीं गुजरती है, समुद्र से नहीं गुजरती है और पुल के ऊपर से गुजरती है, लेकिन वहां पर बत्तियां जलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर इसलिए ये क्वेश्चन भी आईएमपी हो जाता है। प्रश्न नंबर 43, रेलवे समय सारणी में या से हमें जानकारी प्राप्त होती है। रेलवे समय सारणी से आपको क्या क्या जानकारियां मिलती हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शनों को ठीक से पढ़ेंगे, उसके बाद समझते हैं कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। ट्रेन के मार्ग की जानकारी आपको मिल जाएगी उससे, या फिर प्रत्येक स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान के समय की जानकारी आपको मिल जाएगी, या फिर ट्रेन के स्टेशनों की जानकारी मिल जाएगी। तो ट्रेन की जो समय सारणी होती है जब आप उसको देखते हैं तो आपको ट्रेन के मार्ग की जानकारी मिलती है कि यह ट्रेन कहाँ से आ रही है और कहाँ जाएगी और कहाँ रुकेगी। प्रत्येक स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान का समय भी उस सारणी के अंदर दिया हुआ होता है कि इस स्थान पर इतने बजे यह ट्रेन पहुंचेगी, 2 मिनट रुकेगी और उसके बाद वापस चल देगी। मार्ग के स्टेशनों की जानकारी की कौन कौन से मार्ग से गुजरेगी और कौन कौन से स्टेशन वहां पर पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो इसका सही आंसर आएगा उपरोक्त डी। इस आंसर को आप सही आंसर लगा देंगे क्योंकि सभी के सभी आंसर हमारे सही है। अब क्वेश्चन नंबर 44, 44, फेरी एक संसाधन है। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फेरी क्या है। ठीक है, फेरी एक संसाधन है। वायु परिवहन, जल परिवहन, भूमि परिवहन या मरुस्थली परिवहन। तो फेरी जो है जल परिवहन का संसाधन है। फेरी एक संसाधन है और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जल परिवहन के दौरान फेरी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 या 45, PNR का पूरा नाम क्या है? PNR यह आपका जनरल उपयोग में आता है, ट्रेन के अंदर, रेलवे के अंदर इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो इसका क्या मीनिंग है? PNR पैसेंजर न्यू रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड,
पैसेंजर स्थायी नाम, पैसेंजर बैठक व्यवस्था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड पीएनआर का फुल फॉर्म भी होता है, पूरा नाम होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बी है और आपके आंसर सीट के अंदर यह पैसेंजर न्यू रिकॉर्ड करके दिया गया है, लेकिन वह गलत है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका सही आंसर आएगा। जहाँ पर करेक्शन की आवश्यकता होगी मैं आपको बता दूंगा। प्रश्न नंबर 46, रेलवे टिकट से हमें जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? और यह क्वेश्चन आपका आईएमपी भी है, ठीक है, ध्यान रखना। रेलवे टिकट से हमें क्या जानकारी मिलती है? ट्रेन का नंबर मिलता है, सफर शुरू होने की तारीख मिलती है, बर्थ और डिब्बे का नंबर मिलता है, उपरोक्त सभी। तो आपकी जो रेलवे की टिकट होती है, ट्रेन की टिकट होती है, उसके ऊपर ट्रेन का नंबर भी लिखा होता है, सफर शुरू होने की तारीख भी लिखी होती है, आप कौन सी सीट के ऊपर बैठेंगे, बर्थ के ऊपर, उस बर्थ का नंबर, डिब्बे का नंबर भी लिखा होता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर सही आंसर आपका डी वाला उपरोक्त सभी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47, ओमना ट्रेन के लंबे सफर के बाद विलियम्मा के घर पहुंची। विलियम्मा कहते हैं, विलियम्मा किसे कहते हैं? तो विलियम्मा कहते हैं माँ की माँ को, ठीक है, माताजी के माताजी को विलियम्मा कहा जाता है, ठीक है, अम्मा की अम्मा। अब प्रश्न नंबर 48, आपको यात्रा करते समय कौन से वाहन में टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होती है? अभी एक क्वेश्चन पिछले पार्ट में आया था कि आवश्यकता होती है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार से कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है कि हमें तो याद है कि हमने वहाँ पर सिनेमा घर लगा दिया था, अब यहाँ पर नहीं होती पूछा गया है। हवाई जहाज के अंदर क्या आपको यात्रा करते समय टिकट लेने की आवश्यकता है? ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, ऑटो रिक्शा के अंदर। तो आपको हवाई जहाज में भी टिकट लेकर ही जाते हैं, ट्रेन में भी टिकट लेकर जाते हैं, बस में भी टिकट लेकर जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा में बैठने से पहले टिकट नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? उसके अंदर पैसेंजर जाता है, वहीं पर खड़े खड़े बातचीत हो जाती है कि भैया कितना पैसा लोगे, उतना पैसा उसको दे देते हैं और वो हमें गंतव्य स्थान पर जहां जाना होता है वहां पर छोड़ देता है। तो इसमें आपको टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 49, बाल विवाह अधिनियम के अनुसार लड़की के विवाह की आयु निश्चित की गई है। इस कानून के तहत कितने वर्ष के बाद में आप लड़की का विवाह कर सकते हैं, या फिर लड़कियों का विवाह किस उम्र के बाद में होता है? इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। 20 वर्ष के बाद, 15 वर्ष, 21 वर्ष या 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 18 वर्ष। आप 18 वर्ष के बाद में ही बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत किसी लड़की की शादी कर सकते हैं। इससे पहले 18 वर्ष से कम उम्र में यदि किसी लड़की की शादी की जाती है, विवाह किया जाता है, तो यह गैर कानूनी होगा बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, किसी भी बच्चे के पैदा होने पर बनने वाला रिकॉर्ड, बच्चा जब जन्म लेता है उसके साथ में सबसे पहले कौन सा रिकॉर्ड बनाया जाता है? कौन सा रिकॉर्ड से यहाँ पर अर्थ है कि कौन सा दस्तावेज तैयार किया जाता है, कौन सा कागज बनाया जाता है। तो क्या पैन कार्ड बनता है? पैन कार्ड नहीं बनता है। परिचय पत्र वोट डालते हैं तब बनता है। ड्राइविंग लाइसेंस जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तब बनता है। तो सीधे सीधे यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के जन्म के बाद में तुरंत ही बनता है और उसके अंदर उस बच्चे का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है और इसी डेट ऑफ बर्थ से भविष्य में सारे जगह डेट ऑफ बर्थ उपयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 51, बच्चे के एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर जाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र। जब बच्चा एक स्कूल से या आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जब जाते हैं तब किस
प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। क्या जन्म प्रमाण पत्र से आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में चले जाएंगे? जी नहीं। परिचय पत्र, वोटर आईडी से ऐसा कर सकते हैं क्या? जी नहीं। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसे आप टीसी भी कहते हैं, तो आप सभी टीसी लेकर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं और आते हैं, तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र उसका शुद्ध नाम है हिंदी के अंदर। और चिकित्सा प्रमाण पत्र इसका उत्तर नहीं है, तो सही उत्तर आ जाएगा आपका टीसी। प्रश्न नंबर 52 या 52, खो खो के खेल में अगर कोई बच्चा आपको छू देता है, उस स्थिति में क्या होता है, तब क्या होता है? तो उस स्थिति में खिलाड़ी बाहर हो जाता है, जिसे छुआ जाता है वो बाहर हो जाता है। आप सब खो खो खेलते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतर जानकारी इस प्रश्न की है। प्रश्न नंबर 53, तबादला होने पर कौन बदल जाता है? तबादला होने पर यहाँ पर अर्थ है ट्रांसफर। आपको जो शिक्षक पढ़ाते हैं, यदि उनका तबादला हो गया, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में वे चले गए, तब कौन बदलता है? क्या उनके भाई बहन बदल जाते हैं? क्या उनके माता पिता बदल जाते हैं? क्या उनके दोस्त बदल जाते हैं? ये क्या उनके दादा दादी बदल जाते हैं? तो तबादला होने पर स्कूल, यदि आपका भी स्कूल बदल गया, उस स्थिति में क्या होंगे? आपके दोस्त बदल जाएंगे, नए दोस्त बन जाएंगे जहां आप जाएंगे। प्रश्न नंबर 54, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन बिल्कुल आईएमपी और कई बार पूछा गया है और भविष्य में पूछा जाता रहेगा। तो कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। वेट लिफ्टिंग से अर्थ है कि यहाँ पर वजन उठाने वाले खिलाड़ी को वेट लिफ्टिंग वाला खिलाड़ी कहा जाता है। तो कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है, उसके लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 55, किस खेल के दौरान हो तू कहते हैं? तो यह खेल है आपका कबड्डी। प्रश्न नंबर 56, विद्यालय में बच्चों की 2 टीम एक खेल खेल रही है, अचानक एक बच्चा चिल्लाता है सांस टूट गई। तो सांस टूट गई ऐसा किस खेल के अंतर्गत कहा जाता है? क्रिकेट में, खो खो में, कबड्डी में? तो कबड्डी ही एक ऐसा खेल है जिसके अंदर सांस का महत्व है। जब तक सांस है तब तक वो खिलाड़ी जिंदा है, और जैसे ही कहा जाता है कि सांस टूटे, उस खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ता है, या फिर अपने पाले में पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो वो आउट मान लिया जाता है। तो यहाँ पर कबड्डी सही आंसर आ जाएगा। 57, टीम में खेल खेलने से बच्चों को शिक्षा मिलती है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर बड़े ही ध्यान से आपको देखना है, गलत है। खेल खेलने से टीम में कौन सी शिक्षा मिलती है? तो जीवन में नया नियम बनाना, यह भी खेल के साथ में बिल्कुल सही कथन है। आपसी मतभेद भुलाकर खेल में खिलाड़ी जाते हैं, यह भी बिल्कुल सही कथन है। समूह में काम करना, यह भी होता है। सिर्फ जीत हासिल करना, यह नहीं होता। यह गलत कथन है कि कोई भी खिलाड़ी सिर्फ जीत हासिल करने के लिए खेलता है, यह बिल्कुल गलत कथन है। इसलिए इसका सही आंसर डी आएगा, ठीक है, वहां पर गलत ही पूछा गया है। प्रश्न नंबर 58, आपकी दादी नानी जब छोटी थी तब लड़कियों को कबड्डी का खेल नहीं खेलने देते थे, क्योंकि इनमें छीना झपटी होती थी, लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, बाहर खेलने जाना पड़ता है। तो ये सारे कारण रहते हैं। पुराने समय में जब आपके दादा दादी, नाना नानी, जब आप छोटे थे तब तो कबड्डी का खेल नहीं खेलने देते थे। तो इन सभी के होने के कारण उपरोक्त तो सभी इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 49, यहाँ पर है, त्योहार के समय मधुबनी पेंटिंग की डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान है। तो यहाँ पर यह प्रश्न बिल्कुल आईएमपी है और पूछा भी गया है। क्या सामान उपयोग किया जाता है? रासायनिक रंग का उपयोग किया जाता है, या फिर ऑयल पेंट, या प्रीत का रंग, या फिर पिसे चावल का घोल,
नील, हल्दी एवं फूलों के रंग। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा पिसे चावल का घोल, नील, हल्दी एवं फूलों के रंग का उपयोग किया जाता है त्योहार के समय मधुबनी पेंटिंग की डिजाइन बनाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान भी रखना है, जीवन में कई बार यह क्वेश्चन आपसे जरूर टकराएगा। प्रश्न नंबर 60, मधुबनी जिला किस राज्य में है? अब आपसे यहाँ पर राज्य का नाम पूछा गया है कि मधुबनी जिला कहाँ पर है, तो मधुबनी जिला जो है बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। अगला है फूलों की घाटी स्थित है। यहाँ पर यह प्रश्न भी IMP है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की जो घाटी है वह आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, शिमला और मनाली। यह आंसर में से बड़े ही ध्यान से आपको उत्तराखंड आपको यहाँ पर याद ही करना होगा कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 62 है, खालिस्तान औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है? गेंदा, गुलाब, लिली या इनमें से कोई नहीं? तो औषधि के रूप में उपयोग गुलाब को किया जाता है। गुलाब जल भी कहा जाता है, आंखों में डाला जाता है इसको। गुलाब को औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है, इससे आंखों की कई बीमारियां भी ठीक होती है। उत्तर प्रदेश का ऐसा फूल जिसकी सब्जी खाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है एक फूल जिसकी सब्जी बनाकर खाते भी हैं। तो कौन सा फूल है? सहजन का, कचनार का, गुलाब का या फिर केला का? तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा आपका केला। केले के फूल की सब्जी बनाकर खाई जाती है। प्रश्न नंबर 64, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? पान के लिए, इत्र के लिए, मिठाई के लिए या फिर ऊनी कपड़ों के लिए? तो इसका सही आंसर आपका आएगा इत्र के लिए। इत्र वहां पर बनता है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में। तो यहां पर सही आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65, पेड़ों का सबसे आकर्षक एवं रंगीन भाग कहलाता है? तना, कली, फूल या पत्ते? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रंगीन भाग। कलरफुल कौन रहता है? किसके अंदर कलर रहता है? क्या तने में कलर होता है? क्या कली में कलर होता है? क्या फूल में कलर होता है? क्या पत्ते में कलर होता है? तो आपका जो फूल होता है बिल्कुल कलरफुल, बहुत ही प्यारा लगता है, अच्छा लगता है कलर के कारण। नेक्स्ट है 66, अंग्रेजों ने भारत में कितने वर्षों तक शासन किया था? तो क्या 100 वर्षों तक, 200 वर्षों तक, 300 वर्षों तक या 50 वर्ष तक? तो अंग्रेजों ने लगभग भारत में 200 साल तक शासन किया था। प्रश्न नंबर 67, घर की रंगाई रोगन करने के लिए आप किसे बुलाते हैं? पेंटर को, धोबी को, पोस्टमैन को या फिर मिस्त्री को? तो धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। मिस्त्री क्या करता है? घर बनाता है, लकड़ी का काम भी करता है। पोस्टमैन क्या करता है? चिट्ठियां बांटता है। तो पेंटर आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पेंटर को आप बुलाते हैं घर की यदि रंग रंगाई करना है, पुताई करना है तो। प्रश्न नंबर 68, खालिस्तान लकड़ी के तख्ते में दीमक नहीं लगती है? तो आप सागौन की लकड़ी की यदि तख्ती बनाएंगे तो दीमक नहीं लगेगी, या बमूल की, या आम की, या कीकर और नीम की। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो सागौन के अंदर भी दीमक लग जाती है, बमूल की लकड़ी के अंदर भी दीमक लग जाती है, आम की लकड़ी को भी दीमक लग जाती है और अंदर से उसे पोला कर देती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा कीकर और नीम। नीम की लकड़ी में दीमक नहीं लगती है क्योंकि नीम को दीमक नहीं खाते हैं। अब कड़वा होता है और उसकी लकड़ी के अंदर भी वही गुण पाए जाते हैं। नदियों का पानी गंदा नहीं होगा जब आप
यहाँ पर आप क्या करेंगे, आईएमपी प्रश्न है, जनरल व्यवहार का है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए ताकि नदियों का पानी गंदा ना हो। नदी में कपड़े नहीं धोएंगे, ऐसा करने से गंदा नहीं होगा। जानवरों को नहीं नहलाएंगे तो भी गंदा नहीं होगा। उसमें कचरा नहीं फेंकेंगे तो भी गंदा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर तीनों जो कारण दिए हैं वो बिल्कुल सही कारण है कि ये अगर हम नहीं करेंगे तो नदी का पानी गंदा नहीं होगा। अब प्रश्न नंबर 70, पीने के पानी के मुख्य स्रोत क्या है? आपको पीने का पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? पर्वत और पहाड़ से, समुद्र से, नदियों से एवं कुओं से, महाद्वीप से। तो कहाँ कहाँ से आपको पानी पीने का मिलता है? पानी पीने की बात की जा रही है, ठीक है, पीने के पानी की। तो पर्वत एवं पहाड़ से क्या आपको पीने का पानी मिलता है? तो नहीं। समुद्र का पानी आप क्या पी सकते हैं? तो वो खारा होता है। तो नदी एवं कुएं ये दो जगहें हैं, इनसे आपके पीने के पानी की व्यवस्था होती है। महाद्वीप भी इसका सही आंसर नहीं है। प्रश्न नंबर 72, खालिस्तान के महीने में प्याज के बीज बोए जाते हैं। प्याज की जो बीजों की रुपाई होती है, रुपाई क्या, उसको फेंका जाता है। तो बीज को उपचारित कब किया जाता है? तो वह समय आपका होता है जुलाई महीने में जो मानसूनी बारिश होती है उसी समय में ही प्याज के बीज बोए जाते हैं। और कुछ समय बाद जब वो छोटे पौधे बन जाते हैं फिर निकाल कर उनको जो है खेत में लगा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी वाला जुलाई। ध्यान आपको रखना है इसमें। अब प्रश्न नंबर 73, खेती करने में खूंटी का उपयोग किया जाता है। पौधों को लगाने में, पौधों को पानी देने में, मिट्टी को नरम करने में, पौधों को निकालने में। तो इसका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा, मिट्टी को नरम करने में खूंटी का उपयोग किया जाता है खेती के दौरान। अब प्रश्न नंबर 74, फसल में खरपतवार क्या कार्य करता है? बहुत ही आईएमपी प्रश्न है ये विज्ञान का। फसलों को बढ़ाने में सहायक होते हैं खरपतवार, फसलों को कम कर देता है खरपतवार, या फिर फसलों को कीड़ों से बचाता है खरपतवार, या फिर फसलों में पानी की कमी को दूर कर देता है खरपतवार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फसलों को कम कर देता है। यह आंसर आ जाएगा, खरपतवार फसलों को कम कर देता है। खरपतवार एक ऐसा पौधा होता है कि मान लीजिए आपके खेत में कुछ आपने बोया है, उस खेत में कहीं पर कुछ ऐसे पौधे उगाते हैं जो कि उस खेत में नहीं होना चाहिए, तो उनको कहते हैं हम खरपतवार। तो वो जो अनावश्यक पौधे हैं जो हमने नहीं उगाए थे, जो उगाए थे उनके बीच में उगाए हैं, तो उनके कारण फसलें प्रभावित होती है और वो फसलों की वृद्धि को कम कर देते हैं। इस कारण से फसलें कम होती है खरपतवार के कारण। और इन्हें मिटाने के लिए, इन्हें खत्म करने के लिए खरपतवार नाशी दवा का उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 75, जब प्याज मिट्टी से निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं तब क्या स्थिति होती है? इन चारों में से आपको सही आंसर देना है। पत्तियां हरी होने लगती है, प्याज का रंग लाल हो जाता है, पत्तियां सूख जाती है, या फिर प्याज मिट्टी के ऊपर दिखाई देता है। तो इसमें से आपको सही आंसर देना है। किस विषय को लेकर? कि जब प्याज मिट्टी से निकालने के लिए तैयार हो, कि हमें प्याज को खोदना है, मिट्टी से निकालना है और घर ले जाना है, मंडी ले जाना है, बाहर रखना है, कब ऐसा होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पत्तियां हरी होने नहीं, पत्तियां हरी तो प्याज जब बढ़ता है तब होती है।
प्याज का रंग लाल हो जाता है, तो प्याज का रंग तो शुरू से लाल रहता है। पत्तियां सूख जाती है, इसका सही आंसर है सूख जाते हैं। जब पत्तियां सूखने लगे तब पता चलता है कि प्याज को अब हमें मिट्टी से बाहर निकालना है। अब हमारा प्याज तैयार हो गया है खोदने के लिए। अब प्रश्न नंबर 76 जमीन के नीचे उगने वाले सब्जियों का समूह। अब आपको जमीन के नीचे, ठीक है, ये आपकी जमीन है, इसके नीचे उगने वाले पौधों को बताना है। गाजर, मटर, प्याज। क्या यह आंसर सही है? गाजर तो नीचे उगती है, प्याज भी नीचे उगता है। क्या मटर आपके ऊपर लगती है? तो यहाँ पर ये और ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। आलू, प्याज और गाजर, आलू भी नीचे, प्याज भी नीचे और गाजर भी नीचे, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पपीता ऊपर, लौकी ऊपर, मटर ऊपर, ये भी गलत, ठीक है। और आलू, फूल गोभी, अदरक, तो अदरक आपका नीचे, फूल गोभी आपकी ऊपर और आलू आपका नीचे, तो ये भी आपका गलत। तीनों होना चाहिए, तो सही तीनों में आलू, प्याज और गाजर सही है, ठीक है। 77 प्याज की फसल में कितने दिनों में छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि कितने दिन के बाद में, जब आप प्याज की फसल को बोते हैं तो कितने दिन में छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं? तो उसका समय होता है 20 दिन, जिसे कहते हैं गांव की भाषा में कि रोप फेंकना। तो जब आप रोपते हैं, रोप फेंकते हैं, तो रोप फेंकने के बाद 20 दिनों में वहां पर वह बीज जो होता है वह छोटे पौधा का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर प्रश्न में यही अर्थ है कि जो आपका बीज होता है उसका वो कितने दिनों में अंकुरित होकर पौधा बन जाता है? तो 20 दिनों में लगभग वह पौधे का रूप ले लेता है। प्रश्न नंबर 78 पत्तेदार सब्जी है। यहाँ पर पत्तेदार सब्जी कौन सी है? बैंगन, गाजर, आम, पालक। तो बैंगन, गाजर या आम या पालक में कौन सी सब्जी है? क्या आम सब्जी है क्या? तो आम तो सब्जी है ही नहीं। क्या गाजर सब्जी है? तो गाजर भी सब्जी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका पालक। पालक पत्तेदार सब्जी है, बैंगन पत्तेदार सब्जी नहीं है, ठीक है, यह भी नहीं है। तो पालक जो है पत्तेदार सब्जी है, बैंगन सब्जी तो है लेकिन पत्तेदार नहीं है। प्रश्न नंबर 79 सब्जी बेचने वाले सब्जियों को रखने के लिए उन पर पानी छिड़कते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? आप बाजार आपके पिताजी के साथ गए होंगे या आप स्वयं भी गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि सब्जी बेचने वाले थोड़ी थोड़ी देर में, कुछ समय के अंतराल में सब्जियों पर पानी छिड़कते रहते हैं। ऐसा क्या कारण है? बासी ना हो जाए, ताज़ा, स्वादिष्ट, पौष्टिक बनाए रखने के लिए। तो इसका सही आंसर है ताज़ा, ठीक है। बासी करने के लिए तो नहीं छिड़केंगे वो, लेकिन ताज़ा रखने के लिए पानी छिड़कते रहते हैं ताकि उसकी नमी बनी रहे सब्जियों की, क्योंकि उसके अंदर भी पानी की मात्रा होती है और गर्मी के कारण, धूप के कारण यदि उसका पानी सूख गया तो आपकी सब्जी बेकार हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 80 और इस आज के पार्ट का अंतिम, इनमें से किस सब्जी की महक बहुत तेज होती है? तो कौन सी सब्जी ऐसी है जिसकी महक बहुत तेज होती है? आलू, ओकरा, गाजर या फिर लहसुन। तो लहसुन की महक बहुत ही तेज होती है, जिसे आप बास भी कह देते हैं, लेकिन उसे बास कहना गलत है। उसमें से बदबू नहीं आती है, उसमें से महक आती है, जिसे महक कहा जाता है। तो लहसुन के अंदर से महक बहुत ही तेज आती है। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। आई होप कि इतना सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसके अंदर आपके साइंस के 1 से 40 क्वेश्चन बैंक के अनुसार मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। आज हम 41 से 80 तक के क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आपको यह सब क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे शिक्षक साथी यदि देख रहे हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और सभी ग्रुप्स के अंदर इसे शेयर करना ना भूलें।